गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया आज आपको भारत के संवैधानिक विकास क्रम भाग 2 के अंतर्गत समझाऊंगी। तो इससे पहले एक वीडियो डाला था, उसमें ये समझाया था कि किस तरह ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई सारे कानून बनाए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए जो सबसे पहला था वो था सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके बाद 1853 तक कई सारे चार्टर अधिनियम आए। फिर परिस्थितियां बदली और भारत की जनता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ। इसके समाप्त होने के बाद ब्रिटिश संसद ने इस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नए कानून बनाए। तो इनको जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो था वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। इसे एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो थी वो आपको समझाते हैं कि सबसे पहले ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की सबसे पहली विशेषता क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया कि अब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, और जो गवर्नर जनरल का पद था इसे ये समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर वायसराय नामक नए पद का सृजन हुआ। तो वायसराय से तात्पर्य होता है कि राजा का प्रतिनिधि। तो अब चूंकि शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन था तो इसका प्रतिनिधि वायसराय भारत में शासन करेगा, ये व्यवस्था की गई। और भारत का जो प्रथम वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये उस समय गवर्नर जनरल के पद पर थे, तो इनको सीधे वायसराय बना दिया गया। फिर अगला जो प्रावधान था वो था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इनका कार्य कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करना था। तो जब कंपनी से शासन ले लिया गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो इनकी उपयोगिता भी समाप्त हो गई और नए पद का सृजन हुआ जिसे भारत सचिव कहते थे, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। तो भारत सचिव कौन था, इसके बारे में बताते हैं कि भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था जो लंदन में रह के भारत संबंधी मामलों की देखरेख करता था। और इसका मुख्य काम ये था कि ये भारत सचिव भारत से प्राप्त राजस्व का विवरण संसद के सामने देता था। अब भारत सचिव के ऑफिस का व्यय होम चार्जेस के नाम से भारत से ही लिया जाता था। भाई ये कहा गया कि जो भी भारत सचिव के कार्यालय का खर्च है वो होम चार्जेस के नाम से भारत से ही लिया जाएगा। और इस अधिनियम द्वारा मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आपको याद होगा ना कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें जो है बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट ने ही इसका नेतृत्व किया था। तो ब्रिटिश संसद ने इस पद को समाप्त कर दिया। तो ये तो 1858 के एक्ट की मुख्य विशेषताएं हुई। अब आगे 1861 के अधिनियम की देखते हैं। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ। आपने देखा ना, पहले 15 सदस्य थे, अब इसमें 6 से 12 सदस्य तक और बढ़ाने का अधिकार दिया गया। और वायसराय को एक मुख्य अधिकार दिया कि यदि आप कोई इस विपरीत स्थिति होती है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है और उस स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। और इस एक्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। और राज्यों में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में सन 1862, 1866 और 1897 में इन विधान परिषदों का गठन हुआ। तो ये 1861 के मुख्य प्रावधान थे। अब आगे बढ़ते हैं और भारत परिषद अधिनियम 1892 को देखते हैं। तो इसमें परिषदों का विस्तार किया गया और कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। और इस एक्ट द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बढ़ा दिए गए। अभी तक
अधिकांशतः सरकारी सदस्य होते थे, अब गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाने का प्रावधान किया। और बजट पर बहस करने का और कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार भी गैर सरकारी सदस्यों को दिया गया। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी इस एक्ट से हुई। तो 1892 के एक्ट के मुख्य सुधार ये हैं। अब जो अगला अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मार्ले मिंटो एक्ट, उस समय मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे, तो इस कारण इस एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इस एक्ट में जो सुधार किए गए वो ये थे कि इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्य बढ़ाए गए और केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक प्रश्नों को पूछने का भी अधिकार मिला। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई और अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत हो गई। तो 1909 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान यही हैं। और अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे, तो इसलिए इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। तो द्विसदन से मतलब है कि दो सदन होंगे। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा है, तो इसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम से हुई। एक सदन जिसे उच्च सदन कहते थे, इसे राज्य परिषद, इसके 60 सदस्य होते थे। और केंद्रीय विधानसभा जिसे निम्न सदन कहते थे, इसके 144 सदस्य होते थे। और इस एक्ट की जो अन्य प्रावधान था वो ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसके द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। जैसे कि आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में बंगाल में 1772 से पूर्व द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो अब राज्यों में फिर से द्वैध शासन स्थापित किया गया। इनमें विषयों को 2 भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, इनमें महत्वपूर्ण विषय होते थे, और हस्तांतरित विषय, इनमें स्थानीय विषय होते थे। और सांप्रदायिक आधार पर सिखों और ईसाइयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भी इस अधिनियम द्वारा हुई। और भारत के लिए महालेखा परीक्षक और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ये तो 1919 तक के अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं थीं। अब इनमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कौन से एक्ट के द्वारा किया गया। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समापन हुआ। और फिर अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि वायसराय का पद कब से बना। तो इसका उत्तर भी 1858 ही है। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की समाप्ति कब हुई? 1858 में। भारत सचिव नामक नए पद का सृजन कब हुआ? 1858 में। तो ये सारे इस एक्ट के मुख्य प्रश्न हुए। फिर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो ये है कि राज्यों की विधान परिषदों का गठन कब हुआ। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे 1861 के अधिनियम के द्वारा। विधि सदस्य की नियुक्ति कब हुई? तब आप लिखेंगे कि 1861 के अधिनियम द्वारा विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। और फिर आगे आप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो एक्ट किसे कहते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप देंगे कि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। इसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन सा है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। अब फिर प्रश्न एक महत्वपूर्ण बनता है कि द्विसदनीय व्यवस्था भारत में कब लागू की गई। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम द्वारा
जो है द्विसदनीय व्यवस्था की केंद्र में स्थापना की गई। तो ये तो मुख्य प्रश्न रहे। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होंगे और आपको लाभ देंगे। थैंक यू।